Yes, ma'am. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay. I'm going to start. I'll continue what I have left yesterday. Yesterday, I was explaining about the general characteristic of S block, P block, D block, and F block. Now, S and P we had completed yesterday only. So about the D block and F block, I have sent the notes on WhatsApp. I think you must have got it. Did you get it or not? No, ma'am. WhatsApp पे मेरा notes आपको नहीं मिला? No, ma'am. वहाँ पे लिखा हुआ था this message was deleted. अच्छा, देख लेते हैं हमने तो आज फिर से हम भेज देंगे। तो कल मैंने पढ़ाया था उसका। तो आज हमें पढ़ाना है atomic radius. ठीक है? How the atomic radius, that means the atomic size, varies in a group or a period, and how many different types of radius we calculate. ठीक है? ये हम लोग जानेंगे। Actually, children, just see on the screen. अगर हम Heisenberg uncertainty principle की बात करें तो we all know there is no a definite boundary. कोई भी एटम का डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। हम एटम का जो बाउंड्री लेते हैं या उसका ऑर्बिटल जो लेते हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कॉन्सेप्ट पर लेते हैं। दैट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। तो यहाँ पे भी वेल डिफाइंड बाउंड्री किसी एटम का नहीं होता है। ठीक है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं तक भी जा सकता है, उसका जाने का मूव करने का एरिया स्पेस जो है अराउंड द न्यूक्लियस वो कहीं भी हो सकता है। बट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मींस 90 to 95% चांसेस क्या है इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी पाए जाने की संभावना, दैट इज वो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एंड दैट डिफाइंस द साइज, द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है? ये बात तो सबको क्लियर है। Atomic radius is taken as effective size on the basis of D or CA. Okay, ये एक्चुअली क्या है कि जो उसकी जितना प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोग मानते हैं कि न्यूक्लियस से कितना दूर तक एटम का प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की संभावना। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। हम 4 तरह के कोवेलेंट रेडियस चार तरह के एटॉमिक रेडियस वी हैव टू नो। व्हाट आर दे? कोवेलेंट रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, आयनिक रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं और मेटेलिक रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ऑल दीज रेडियस वन बाय वन। कोवेलेंट रेडियस से व्हाट डू वी मीन? जस्ट यू सी, व्हेन टू एटम्स, चाहे वो दोनों एटम सेम एलिमेंट के हों या डिफरेंट एलिमेंट के हों, नो मैटर। तो जब दो एलिमेंट्स दे गो फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, देन द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो वो वाला क्लास आप स्टार्ट किए हैं? हेलो राजीव। मैडम लगता है ना, नहीं किए हैं, फोन करने जा रहे हैं। राजीव कोई प्रॉब्लम है? रिकॉर्डिंग नहीं डाला, रिकॉर्डिंग में तो डाला हुआ है। राजीव मैडम स्टार्ट किए। हाँ राजीव, आप मुझे सुन सक रहे हो राजीव? ओके चिल्ड्रन, मे आई कंटिन्यू? थोड़ा सा लेकिन बीच में बैंक जाता था, 2 क्लास स्टडी से। राजीव ओके, जैसे यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन अप्रोच है, मतलब जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच की हम बात करते हैं। सेकंड क्लास से हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरे में वही हाथ में एक जगह फ्रैक्चर है, जो पैर में नीचे लगा है उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर है। लगता है वो कॉल पे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है।
वही हेयर क्रैक्स टाइप का ही है। कॉल पे बात कर। ओके स्टार्ट। ओके चिल्ड्रन, ओके पे अटेंशन हियर। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ क्लोजेस्ट अप्रोच की। मतलब ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच की जब हम बात करते हैं, जैसे हम दो एटम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, एटम ए एंड एटम, ये दो एटम दूर दूर है। अभी यहाँ पर जब है वो दूर दूर है, मैं ये ग्राफ दिखा रही हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इंटर न्यूक्लियर IND इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि ये दो एटम इन दिस स्टेज, अभी इनका जो है पोटेंशियल एनर्जी जब इस वैल्यू को हम लेते हैं तो ये एटम बहुत दूर दूर है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे ये एटम एक दूसरे के क्लोज अप्रोच में आता है, यहाँ से, तो यहाँ से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है इस पॉइंट से। धीरे 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 दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बढ़ता जाता है, एनर्जी डिक्रीज करते जाती है, और ये पॉइंट आता है जहां पर ये मिनिमम एनर्जी पर है, यानी कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर है, सबसे नजदीक ये लोग दोनों एक दूसरे से हैं। इससे ज्यादा आप इनको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग, और रिपेल करके इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। किसी सिस्टम में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी डिक्रीज करती है, रिपल्शन होता है तो एनर्जी इंक्रीज करती है। तो ये जो पॉइंट है ये मिनिमम एनर्जी और क्लोजेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस है। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। और व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? जब ये दो एटम क्लोज हो रहे थे और मिनिमम एनर्जी पर आए, पोटेंशियल एनर्जी पे, तो जितनी एनर्जी उसने रिलीज की, हाइड्रोजन के केस में ये एनर्जी होता है -436 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जो एनर्जी इसने रिलीज किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, मतलब व्हेन दे वर वेरी फार अवे एंड दे हैव अप्रोच्ड टू द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू वन अनदर, अप्रॉक्सीमेटली टचिंग वन अनदर, तो ये पॉइंट पर जब ये एटम पहुंचता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, और ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में आता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? दो बॉन्डेड एटम का जो बॉन्ड लेंथ है डिवाइडेड बाय 2, इट इज कॉल्ड रेडियस, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, क्योंकि इन दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। अब अगर हम अगला क्वेश्चन आपको लगा दें तो कोवेलेंट रेडियाई दो तरह का हो सकता है। वन इज यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, वन इज बिटवीन द सिमिलर एटम एंड वन इज बिटवीन द डिफरेंट एटम्स। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो सिमिलर एटम का है और ये एग्जाम्पल है वो डिफरेंट एटम का है। तो ये दोनों ही बातें हम कर सकते हैं। जब दो सिमिलर एटम के बीच में, मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, सिमिलर एटम के बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस निकालना बहुत आसान है। आप, ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर पॉइंट है ये, और यहाँ से आपका ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर पॉइंट आप देख लीजिए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 आप कर दीजिए, आपको आप मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस। बट अगर आपके दो एलिमेंट्स, दो एटम जो हैं वो डिफरेंट एटम्स, व्हेन दे आर डिफरेंट एटम्स, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगा। यहाँ तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा। यहाँ पर हमने लिया है हाइड्रोजन और ये है फ्लोराइड, तो हम बना रहे हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये दोनों अप्रोच करेंगे, अप्रोच करके इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 वो एक्चुअल रेडियस से कम हो जाता है। होगा या नहीं होगा? टेल मी। अगर ओवरलैपिंग होगी, अगर मान लो यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है तो ये इसका एटॉमिक रेडियस है, ये इसका एटॉमिक रेडियस है, तो बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एक्चुअल रेडियस से कम होगा या नहीं होगा? जस्ट टू सी इन दिस फिगर,
कम हो जाएगा। Yes, ma'am. ये सिमिलर एटम का एग्जांपल है। सिमिलर एटम में भी ओवरलैपिंग होती है, बट दिस ओवरलैपिंग इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। बट जब डिफरेंट एटम्स होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट होती है, तो ये ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। अब अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? एक्चुअल रेडियस से थोड़ा कम हो जाएगा, यस और नो? जस्ट टेल मी, किसी को मैम लेस होगा, किसी को हाँ कम होगा मैम, उसके नॉर्मल कम, एटॉमिक रेडियस से मैम कम होगा, छोटा होगा। एक्चुअल रेडियस से थोड़ा कम हो जाएगा, ये सब लोग मानते हो ना। और ये जो Yes, कम ma'am. हो रहा है ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उतना ज्यादा इनका कोवेलेंट रेडियाई कम होता जाएगा। तो दिस इज कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई निकालना समझ में आया? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ये बात सबको क्लियर हो रही है? यस और नो? मैं आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है ना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इवन इन एन एटम टू एक्सपेल इट्स outermost electron from its valence shell। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाई, फिर से पूछो। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जैसे दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? तो वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी जो टेंडेंसी होती है, जैसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से हम लोग डिफाइन, जितना स्मॉल साइज होता है किसी भी एटम का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन, सबसे हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का होता है। जैसे मान लो तुम और हम दोनों मिल करके एक पेन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है? अब शेयर कर रहे हैं तो तुम और हम, मतलब मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियस है कि तुम थोड़े से मुझसे हेजिटेट करोगे कि जब मैम देंगी पेन तभी हम लेंगे। यानी कि तुम यहाँ पर फील कर रहे हो कि मैम पावरफुल है, मैं वीक हूँ, तो पेन ज्यादा से ज्यादा समय मेरे पास रहेगा और कम से कम समय तुम्हारे पास रहेगा। यानी कि अगर पेन का हम और तुम दोनों बैठे हुए हैं और पेन को लेते हैं बीच में, तो वो पेन ज्यादातर किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा और कम से कम तुम्हारे पास। यानी कि पेन शिफ्ट कर जाएगा, हम दोनों के बीच से पेन को शेयर हम लोग कर रहे हैं, बट वो शिफ्ट कर जाएगा मेरे तरफ। ये बात समझ में आ रही है? जब वो शिफ्ट करेगा मेरे तरफ तो इसका मतलब वो पेन ज्यादा से ज्यादा मुझे बिलोंग कर रहा है एज कम्पेयर टू यू। तो दो अगर एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम, जैसे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम, तो दोनों के बीच में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं वो इक्वल शेयरिंग नहीं होगा। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। As a result, fluorine will acquire negative charge. ये बात समझ में आई? यस मैम। अब यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट रेडियस देखते हैं इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। तो चलो यहाँ पे हम आते हैं अगर हम एक पीरियड की बात करें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16। अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट तो क्या हो रहा है? कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस। ये पढ़ा भी है आपने क्लास 10 में। एटॉमिक रेडियस जो कोवेलेंट रेडियस है वो डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यस और नो? पढ़ा है कि नो? Yes, ma'am. पढ़ा है। व्हाट इज द रीजन व्हाई दे डिक्रीज? न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। यस मैम, इंटरन्यूक्लियर Effective फोर्स nuclear इंक्रीज charge कर Force जाता of है। attraction. इंक्रीज कर रहा है। यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और जो वैलेंस शेल है वो सेम है, कांस्टेंट है। सेकंड पीरियड में 2 ही शेल है, तो वो जैसे जैसे Yes, ma'am. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में बढ़ रहा है। इफेक्टिव मैम न्यूक्लियर चार्ज, मैम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मैम, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहा है मैम, प्रोटॉन्स बढ़ रहा है मैम, मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है लेफ्ट टू हाँ, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है।
इसलिए साइज डिक्रीज कर रहा है। इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो मैं एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ। आगे बढ़ूं? तो किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करती है। यहाँ पर फ्लोरीन तक लिया गया है, इसके आगे नियन को नहीं लिया गया है। यहाँ पे नियन को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि नियन इनर्ट गैस है और उसको उसकी एटॉमिक रेडियस नापने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं इन अ ग्रुप में, अगर हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ये तो अगर हम एक ग्रुप की बात करें, ये हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17, और ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है, नीचे ग्रुप 17 है, 2 ग्रुप यहाँ लिया गया है इस ग्राफ में। तो अगर हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बात करें तो व्हाट हैपेंस? जस्ट यू ऑब्जर्व द ग्राफ, क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है Due to gradual increase in orbital. हाँ, वेरी गुड। Yes, ma'am. ये क्यों इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है। ये पीरियड 2 का एलिमेंट है, 2 शेल। ये पीरियड 3 का एलिमेंट है, 3 शेल। ये पीरियड 4 का एलिमेंट है, 4 शेल। ये पीरियड 5 का एलिमेंट है, 5 शेल। ये 6 का एलिमेंट है, 6 शेल। तो नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज करे तो साइज इंक्रीज करता है। What we have seen from this graph, left to right in a period size decreases and top to bottom in a group size increases. Am I clear? अब एक चीज आपको माइन्यूट जो है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये ज्यादा पूछा जाता है कि लिथियम से बेरिलियम बोरॉन में अगर हम डिफरेंस देखें तो ज्यादा है, बट उसके बाद ये डिफरेंस कम हो जाता है। देख रहे हो डिफरेंस? अगर साइज का डिफरेंस नापते हो तो लिथियम से साइज बहुत ज्यादा छोटा है बेरिलियम का, और फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा ही छोटा है बोरॉन का। बट बोरॉन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो डिफरेंस साइज का बहुत कम है, कम डिक्रीज है। डिक्रीज तो है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज तो है, बट डिक्रीज में भी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाने लगा, इसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट। Yes, ma'am. नाउ कोवेलेंट रेडियस यहाँ पर हम देखते हैं, ये किस पीरियड का है? ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम किस पीरियड का है? कोई बता सकता है मुझे? पीरियड 3। ठीक है, ये पीरियड 3 के हैं। और अगर हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं, सोडियम, देन मैग्नीशियम, आवाज नहीं करो, बैकग्राउंड से जो भी साउंड आ रही है प्लीज बंद करो। जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये साइज डिक्रीज कर रहा है। कैन यू सी दिस डिक्रीज इन द साइज? ठीक है, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ से लेते हैं, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। ये 2 कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ वंडर वॉल रेडियस की। व्हाट इज वंडर वॉल रेडियस? बेटा जितने भी एटम्स हैं, जैसे स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर्ट गैसेस, ठीक है, या बहुत सारी जगहों पर जैसे एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, तो जब वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो वहां हम एक दूसरे तरह का रेडियस नापने का यूनिट रखते हैं, दैट इज योर वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस होता क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम का एक मॉलिक्यूल है कोई भी, और ये भी 2 एटम का एक मॉलिक्यूल है, तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है और ये एक अलग मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 करते हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 करते हो, तो आपको कोवेलेंट रेडियाई मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। बट 2 मॉलिक्यूल के बीच में, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ये एटम और इस मॉलिक्यूल का ये एटम क्लोजेस्ट अप्रोच पर है, नजदीक नजदीक है। ये एटम और ये एटम दूर है, बट ये 2 एटम क्लोजेस्ट अप्रोच पर है। तो ये जो 2 एटम क्लोजेस्ट अप्रोच पे है,
इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 अगर आप कहते हैं तो ये आपको बनेगा वॉन्डरवॉल रेडियस। DVW लिखा हुआ है ना, VW, ये है वॉन्डरवॉल रेडियस। ये आपको समझ में आ रहा है? तो वॉन्डरवॉल रेडियस हम क्यों निकालते हैं और कब निकालते हैं? यहाँ पे देखो, वॉन्डरवॉल रेडियस इज डिफाइंड ओनली इन द सॉलिड स्टेट। वॉन्डरवॉल रेडियस हमेशा सॉलिड स्टेट में ही किसी मॉलिक्यूल के, किसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट में फाइंड आउट किया जाता है, लिक्विड या गैसियस स्टेट में नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये दो मॉलिक्यूल लिक्विड होंगे तो दे विल बी इन कंटिन्यूअस मोशन, कभी बहुत क्लोज होंगे, कभी कभी बहुत दूर होंगे। अगर दे आर इन गैसियस स्टेट तो दे आर आल्सो इन मोशन, तो इनके बीच का डिस्टेंस, हाँ ये तो इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। तो जो मिनिमम अप्रोच होता है, मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको हम कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब दो के बीच का डिस्टेंस जब क्लोजेस्ट हो तो ये डेफिनेटली क्लोजेस्ट हम जब ले सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ले सकते हैं, लिक्विड और गैसेस में नहीं। तो वॉन्डरवॉल रेडियस निकालने के लिए पहला काम है कि जो भी मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे वो सॉलिड स्टेट में कंसीडर करेंगे, और क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने फिक्स लैटिस पे होते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं वो, और उस समय दो क्लोजेस्ट एटम के बीच में डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा वॉन्डरवॉल रेडियस हो जाए। जैसे इनर्ट गैसेस के केस में जनरली हम लोग वॉन्डरवॉल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अब आप ध्यान से फिगर देखो, जब दो मॉलिक्यूल की बात हम करते हैं तो दे आर एट अ डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस पर है। कैन यू सी द डिस्टेंस? यस और नो? दो एटम के बीच में एक डिस्टेंस आपको दिख रहा है बीच में, तो ये एक क्लोजेस्ट अप्रोच है, एक डिस्टेंस होता है जिससे वो दूर रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के नजदीक आएगा तो इससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकता है, इससे ज्यादा अगर नजदीक आएगा तो वो रिपेल कर देगा, वहां से रिपल्शन शुरू हो जाती है। तो ये मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल का, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियाई का डिवाइडेड बाय 2, ये आपका वंडरवॉल रेडियस है। तो वंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। किसी को डाउट है समझने में? ये वंडरवॉल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होती है, देखो यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है, यस मैम, यस और नो? वंडरवॉल रेडियस है, यहाँ दोनों एटम थोड़ा दूर दूर पे हैं, तो ये वाला रेडियस सेम हो क्या? बड़ा होगा, ये छोटा होगा कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस बड़ा होगा। जनरली अगर हम ऑन एन एवरेज नापे तो कोवेलेंट रेडियस का डबल होता है वंडरवॉल रेडियस। हाइड्रोजन में ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है, हाइड्रोजन के केस में वंडरवॉल रेडियस 3 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू आपका कोवेलेंट रेडियस, और अप्रोक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली। और दूसरे मॉलिक्यूल्स में ये लगभग डबल होता है, मतलब वंडरवॉल रेडियस ट्वाइस होता है कोवेलेंट रेडियस। मतलब सेम एलिमेंट का आप कोवेलेंट रेडियस निकालें और वंडरवॉल रेडियस निकालें, मैम इसका वंडरवॉल फॉर्मूला क्या रेडियस होता है? जैसे मैम कि वंडरवॉल रेडियस का फॉर्मूला यही है, आप जो दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल का जो एटम और इस मॉलिक्यूल का जो एटम है, ये जो दो एटम एडजेसेंट है, मतलब काफी नजदीक है, इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट एटम्स molecules in the solid state. Next. It is the half of internuclear distance between adjacent atoms belonging to different molecules in solid state. ये है डेफिनेशन वंडरवॉल रेडियस का। अब यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस वर्सेस वंडरवॉल रेडियस मैंने जो भी आपको बताया कि कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस आप कैलकुलेट करें तो ये हाइड्रोजन के केस में 3 टाइम्स और बाकी के केस में लगभग डबल होता है। ठीक है? तो ये मैंने ग्राफ दिया है, डाटा।
अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनिक रेडियस चिल्ड्रन, आपने लोअर क्लासेस में, हमको लगता है कि 10 में शायद आपने पढ़ा है कि cations are smaller than their parent atom. Cations are smaller than their parent atoms and anions are bigger than their parent atom. Their parent. पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो वही चीज पहले हम लोग समझते हैं। आयनिक रेडियस में आयंस का मतलब समझते हैं। आयंस का मतलब क्या होता And है? removal of electrons from the हाँ, outer नहीं मैम, अगर हाँ, अगर Excuse एक me, ma'am. पैरेंट एटम, यस मैम एक डाउट था। मैम वंडर वॉल्स रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बस इसलिए बड़ा होता है ना क्योंकि मैम उसमें ओवरलैपिंग नहीं होता है दो नहीं मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है तो वो क्लोजेस्ट Yes, ma'am. अप्रोच, हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लेते हैं कोई भी रेडियस नापने के लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो कोवेलेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ओवरलैपिंग से हो जाता है अगर डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जैसे H2, O2, N2, तो उसमें क्या होता है ना कि क्लोजेस्ट अप्रोच अप्रोक्सीमेटली जो लास्ट बाउंड्री जिसकी हम बात करते हैं वो टचिंग में होता है, ऑर्बिटल्स टच करता है एक दूसरे को, तो ओवरलैपिंग नेग्लिजिबल होती तो है ओवरलैपिंग बट नेग्लिजिबल। और ये ओवरलैपिंग बढ़ना शुरू होता है जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने लगता है। दो बॉन्डेड कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतना क्लोज हो जाएगा ना। जैसे कोई अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन का पावर जितना बढ़ेगा उतना क्लोज अप्रोच होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस अगर मैम, कोई किसी गम से आपको साटना है तो एडहेसिव जितना स्ट्रांग होगा चिपकेगा उतना ज्यादा ना। यस और नो? यस मैम, यस तो मैम, यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा है, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। और ये अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ये अट्रैक्शन हो रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो शेयरिंग कैसे होती है? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना ज्यादा का डिफरेंस है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ये दो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे मतलब उतना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, इसका मतलब उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, तो जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा डिवाइडेड बाय 2 एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। एनी डाउट हियर? नो मैम। आगे बढ़ूं? मैम मैम आप बताइए अट्रैक्शन होगा सर्टेन इंटरवल के बाद मैं वो रिपीट देगा। बिल्कुल, देखो यहाँ पे तुम ऐसा क्यों? समझो, बता रहे हैं। जैसे दो एटम है, तो दो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यस और नो? दो हाइड्रोजन एटम ही हम ले लेते हैं, दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स है, तो दोनों के पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं, दोनों के वैलेंस सेल में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? तो दोनों के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। यस और नो? यस और नो? यस। अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। क्यों नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि पहले एटम का प्रोटॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, दूसरे एटम का प्रोटॉन पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है? दोनों का प्रोटॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे। दोनों का प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी करेगा, प्रोटॉन रिपल्शन भी होगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा। ये सारे फोर्सेस एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। दो प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन, दो एटम के, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, दो डिफरेंट एटम्स के, और दो इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को, और दूसरे का प्रोटॉन पहले के इलेक्ट्रॉन को, मतलब ऑल्टरनेट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी होगा। ये बातें समझ में आई? यस और नो?
ठीक है। Yes, ma'am. अब आगे तो अब क्या होता है कि बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, रिपल्शन भी काम कर रहा है। तो जब एक लिमिटेड डिस्टेंस तक अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, उस डिस्टेंस के बाद दो प्रोटॉन इतने नजदीक हो जाते हैं कि उससे ज्यादा नजदीक आप करोगे तो दोनों रिपेल कर देते। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने एक छोटे भाई आपका घर में है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आओ, कितने क्लोज आओगे? अगर आपका भाई बहुत कस के आपको पकड़ लेगा तो एक लिमिट के बाद आप उसको धक्का दे दोगे कि नहीं दोगे? उससे ज्यादा क्लोज आ सकते हो एक दूसरे के? यस और नो? एक लिमिट होगा ना, क्लोज आने का एक लिमिट होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या होगा? रिपल्शन हो जाएगा। दैट इज द रीजन, एक लिमिट के बाद रिपल्शन हो जाएगा, उससे क्लोज दो एटम एक दूसरे के नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर कमिंग बैक आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। तो हम कैटायन की बात करते हैं। सोडियम, सोडियम कैटायन कैसे बनता है? ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन डॉट की तरह यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, और यहाँ छोटा सा डॉट दिख रहा है सबको इलेक्ट्रॉन का। एक मिनट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am, दिख रहा एक है। डॉट दिख रहा है। ये इसका थर्ड प्रिंसिपल शेल है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 Yes, 2s2 ma'am. 3s1 3s1 होगा ना, 3s1। अब 3s1 के एक इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस सेल में है, ये इसको लूज करेगा और ये बन जाएगा सोडियम प्लस आयन, 1+ आयन बन जाएगा। तो जैसे ही अपना ये वैलेंस शेल लूज करेगा, वैसे ही ये अपना थर्ड प्रिंसिपल शेल भी लूज कर देगा। तो नंबर ऑफ शेल कम हो गया, इसलिए साइज छोटा हो गया। यस और नो? यस मैम, Yes, ma'am. हाँ, श्रिंक। और दूसरा क्या है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है और इसको 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसके पास 11 प्रोटॉन है, बट नाउ इट इज अट्रैक्टिंग प्रोटॉन्स, तो साइज फर्दर डिक्रीज करेगा। यस और नो? पहला कि शेल डिक्रीज किया इसलिए साइज डिक्रीज किया, और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया इसलिए साइज फर्दर डिक्रीज किया। तो कैटायंस हमेशा अपने पेरेंट्स एटम के छोटे होते हैं। अब बात करते हैं एनायंस की। एनायंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। कैन यू सी हियर? एनायंस आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम। क्यों बिगर होते हैं? नाउ क्लोरीन they gain an electron in the valence cell. ये एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में गेन कर लेंगे। जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस सेल में आता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाता है, और उस रिपल्शन की वजह दे रहा था कि शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स। अरे हार्ट में, अरे यार शिवानी, आपस में बात करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी? Ma'am, please mute all of them. Yes, ma'am. मैं म्यूट करती हूँ। पर्सनल टॉक होगा तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। टेम्पररी कर दीजिए। देखो, म्यूट करने से क्या होता है कि मैं आप लोगों को सुन नहीं पाऊंगी, और जिसका डाउट रहेगा मैं उसको भी नहीं सुन पाऊंगी। इसलिए बेटर होगा कि खुद समझिए कि मैं आपको म्यूट नहीं कर रही हूँ, बट आप डिसिप्लिन वे में क्लास का लेक्चर सुनिए। अब चलो हम लोग आयनिक रेडियस। हाँ, आयनिक रेडियस में हम लोग आ रहे हैं। तो एक यहाँ पे हमने लिया है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ठीक है, आप सब अपनी कॉपी में लिखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ऑल ऑफ यू राइट डाउन सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? S2 माइनस आयन आप बताइए। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 माइनस बना रहा है,
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मैम बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। हाँ, बाहर के ऑर्बिट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस मैम। तो आप देखिए सल्फर 16 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब कितना हो गया? 18। मैम यस मैम 2 गेन कर लिया मैम, तो मैं स्टेबल हो गया गेन करके। गेन करके 18 हो गया। क्लोरीन Yes, के क्लोरीन का 17 और इसने 1 तो इलेक्ट्रॉन वो- गेन किया, ये भी 18 हो गया। आर्गन का 18 होता ही है। यस मैम। और आर्गन के बाद पोटेशियम का 19 होता है, वो 1 उसका एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कैल्शियम का 20 होता है, 2 लूज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, 2 लूज कर रहा है, तो 18 हो गया। ये सब के सब जो हैं, इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 18। मतलब ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज आइसो? आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो ये सारे स्पीसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, देन हाउ द साइज वेरीज। अगर ये आइसो स्पीसीज है तो इनका साइज कैसे वेरी करेगा? न्यूक्लियर चार्ज पर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। ठीक है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 17, 18, 19, 20। कैन यू सी? सल्फर से क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे साइज डिक्रीज करेगा। किस केस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में। ये बात क्लियर है ना? मैम क्लियर है मैम, लेकिन नीचे एक बच्चा बोला फिर से रिपीट कर देने के लिए। फिर से रिपीट कर दें? यस मैम, एक बार फिर से मैम। आइसो मैम, आइसो वाला। जस्ट यू सी, आइसो इलेक्ट्रॉन